हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओ लेवल्स इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 लेसन 3, जो कि है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओ लेवल्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एएस लेवल इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब हम बात कर रहे हैं तो उसकी एप्लीकेशन भी दूसरे तमाम रिलेटेड टॉपिक्स से एसोसिएटेड है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात एक्सचेंज रेट की कर रहा हूं तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड है। मैं अगर बात लेबर मार्केट की कर रहा हूं तो वहां भी पीईडी का कनेक्शन है लेबर की डिमांड से। यानी कि पीईडी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अपने अंदर एक कॉन्सेप्ट तो है ही, एक टॉपिक तो है ही, लेकिन उसका दूसरे टॉपिक से भी बहुत ज्यादा कनेक्शन है। इसलिए इस टॉपिक को बहुत गौर से पढ़िएगा, सुनिएगा। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। सबसे पहले मैंने पीईडी को डिफाइन कर दिया, आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है कि पीईडी रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस। होता यह है कि हमें वैसे तो पता ही है कि प्राइस और डिमांड के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जब प्राइस कम होती है तो डिमांड एक्सटेंड होती है। लेकिन किसी चीज की प्राइस के बढ़ने से डिमांड पर कितना इंपैक्ट आएगा, कितनी चेंज होगी डिमांड, कंज्यूमर किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा, जब हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हों तो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सेकंड डेफिनेशन नीचे, इट इज अ न्यूमेरिक मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस चेंजेस। पीडी है क्या? एक न्यूमेरिक तरीका है, एक इक्वेशन है जिसके जरिए हम ये मेजर करते हैं कि प्राइस चेंज होने से डिमांड पर कितना इफेक्ट आ रहा है। हाउ रिस्पॉन्सिव the demand is to a change in price, how sensitive the demand is to a change in price। जब हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस कर रहे हैं। पीडी मेजर कैसे करेंगे हम, आपके सामने है, आप देख सकते हैं इक्वेशन। ये मैंने यहां पर इक्वेशन दी हुई है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस जब आप करेंगे तो पीडी आप कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकाल रहे हैं आप? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड को आप डिवाइड कर रहे हैं चेंज इन प्राइस ओवर ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी कि पहले आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालेंगे। वो किस तरह निकालेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100, और फिर आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालेंगे, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। और जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएंगे आपके पास, तो उनको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को ऊपर रखकर परसेंटेज चेंज इन प्राइस को नीचे रखकर डिवाइड कर दें, तो आपके पास पीडी की न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब पहले मैं आ जाता हूं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी पर। अब ये याद रखें कि इसकी कैलकुलेशंस वगैरह पर मैं दोबारा आऊंगा। ठीक है, पहले हम जरा डायग्राम से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझ लेते हैं। सबसे पहले आ गया परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है? वट एवर द चेंज इन प्राइस, देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मैं रिपीट कर रहा हूं, वट एवर द चेंज इन प्राइस, देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एट ऑल। ये कोई ऐसी चीज है जो कंज्यूमर को लाजमी चाहिए, प्राइस कितनी ही बढ़े वो उतनी ही क्वांटिटी खरीदेगा। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले प्राइस 10 थी तो उस पर क्वांटिटी 1000 थी, और प्राइस 15 हो गई और क्वांटिटी अब भी 1000 ही है। यानी आप देख सकते हैं कि प्राइस में 50% का इंक्रीज आ रहा है,
10 से 50 पर, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज 0 है। क्या मतलब कि 50% प्राइस बढ़ जाने के बावजूद कंज्यूमर इज रेडी टू बाय द सेम क्वांटिटी, नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एट ऑल, एंड दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। और डिमांड कर्व बनेगा बिल्कुल वर्टिकल, जैसे कि यहां बनाया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल वर्टिकल डिमांड कर्व बनेगा जब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड शो कर रहे होंगे आप। और जब भी यहाँ पीईडी कैलकुलेट करेंगे वो 0 ही आएगी, यानी जहां कहीं भी पीईडी की न्यूमेरिक वैल्यू 0 दी हुई हो, आप समझ जाएं कि वो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस 50% है डिनोमिनेटर में, और क्वांटिटी का चेंज 0% है, तो जाहिर बात है जब आप डिवाइड करेंगे इससे तो 0 ही आ जाएगा। तो जब भी डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होगी और आप उसकी पीडी कैलकुलेट करेंगे तो दैट वुड बी ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है, डिमांड कर्व वर्टिकल बनेगा। फिर हम आ जाते हैं इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है? इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जरा नोट कीजिएगा कि परसेंटेज चेंज इज प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यहां पर क्या हो रहा होगा कि प्राइस में बड़ा चेंज क्वांटिटी में छोटा चेंज लेके आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि प्राइस 50% से बढ़ रही है और उसकी वजह से डिमांड सिर्फ 10% से कम हो रही है, तो ये इनइलास्टिक डिमांड या हाईली इनइलास्टिक डिमांड की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि चेंज आ तो रहा है लेकिन स्लाइट चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में। तो जब भी परसेंटेज चेंज इन प्राइस ग्रेटर हो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से, तो दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक डिमांड और हाईली इनइलास्टिक डिमांड, राइट। और यहां जब आप पीडी कैलकुलेट करेंगे तो वो बिटवीन 0 एंड -1 आई। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ 50% से प्राइस बढ़ रही है, डिनोमिनेटर में मैंने 50% लिख दिया, और 1000 से 950 पर जा रही है क्वांटिटी, तो 5% से क्वांटिटी चेंज हो रही है, राइट। यानी कि -5% का चेंज आ रहा है क्वांटिटी में, +50% का चेंज आ रहा है डिमांड में। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो -0.1 आ जाएगा। एक बात यहां नोट कर लें कि पीईडी हमेशा माइनस में होती है, 0 और इन्फिनिटी के अलावा पीईडी हमेशा नेगेटिव है, क्योंकि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज इनवर्स। इसलिए या तो डिनोमिनेटर में माइनस जरूर आएगा या न्यूमरेटर में माइनस जरूर आएगा, क्योंकि एक चीज लाजमी बढ़ रही होगी और एक चीज लाजमी कम हो रही होगी। उसकी वजह से जब भी आप पीईडी कैलकुलेट करेंगे वो लाजमी नेगेटिव होगी, ठीक है। ये और बात है कि अक्सर हम पीईडी दिखाते वक्त माइनस के साइन को ओमिट कर जाते हैं, जो कि इतना बड़ा फॉल्ट नहीं है, क्योंकि हम उसकी न्यूमेरिक वैल्यू पे ज्यादा गौर कर रहे हैं एज कंपेयर टू साइन के। साइन तो होता ही पीईडी का नेगेटिव है, तो इसलिए उस पर इतना गौर नहीं कर रहे होते, हम वैल्यू देख रहे होते कि बिटवीन 0 एंड 1 है तो डिमांड इनइलास्टिक है, राइट। अब हम उसमें ये कंसिडर नहीं कर रहे कि माइनस लगाना है या नहीं लगाना, या वो भूल गया या हम भूल गए। पीडी में साइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है देखना, वैल्यू देखना इंपॉर्टेंट है कि 0 है तो परफेक्टली इनइलास्टिक, लेकिन अगर बिटवीन 0 एंड 1 है तो वो इनइलास्टिक है, होगा वो माइनस में ही, लेकिन हमें क्योंकि पता है कि पीईडी माइनस होती है इसलिए हम इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी एग्जामिनर पूछ ले कि पीईडी की साइन क्या है, तो वो आप एक्सप्लेन कर देंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज इनवर्स, दैट्स व्हाई पीईडी इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये था हमारा इनइलास्टिक डिमांड, जहां हम बात कर रहे हैं कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। 50% प्राइस में चेंज आ रहा है, 5% सिर्फ क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, 0.1 पीडी आ रही है, तो बिटवीन 0 और 1 है, तो ये इनइलास्टिक डिमांड, राइट। इसको हम इस तरह भी एक्सप्लेन करते हैं कि whenever price changes and there is a slight change in quantity demanded, that is inelastic demand, ठीक है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड पर। यूनिट इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है जी? इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लिख रहा हूं मैं यहां पर
कि whenever price is changing there is an equal and proportionate change in quantity demanded. प्राइस अगर 5 टाइम्स बढ़ती है, परसेंटेज नहीं कह रहा, 5 टाइम्स फर्ज करें बढ़ रही है, तो क्वांटिटी डिमांडेड लाजमी 5 टाइम्स कम हो रही है. इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट चेंज. जब भी प्राइस के चेंज होने से डिमांड में इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट चेंज आए तो दैट इज यूनिट इलास्टिक डिमांड. प्राइस 2 टाइम्स फॉल हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड 2 टाइम्स बढ़ जाएगी. दिस इज इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड whenever the price is changing. और जब हम यहाँ पीडी कैलकुलेट करेंगे तो वो लाजमी -1 आएगी. राइट. यूनिट इलास्टिक डिमांड की पहचान क्या है कि जब भी हम पीडी कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू -1 ही आएगी. डिमांड कर्व खास तौर पर गौर कीजिएगा कि डिमांड कर्व का जो ये डिमांड कर्व बना हुआ है, इस शेप का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अब जारी बात है कि मैं ज्योमेट्री का टीचर तो हूं नहीं जो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है. ठीक है, लेकिन ये हमेशा इस तरह बनेगा, गोल कर्व्ड. राइट. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस शेप का नाम है. यूनिट इलास्टिक डिमांड हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप में बनेगी और जो भी वैल्यूज गिवन होंगी जब हम उनका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस करेंगे तो लाजमी इक्वल टू -1 आएगा. बिकॉज यूनिट इलास्टिक डिमांड का मतलब ही यही है कि इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड व्हेनेवर द प्राइस इज चेंजिंग. प्राइस 5 टाइम्स से बढ़ रही है, क्वांटिटी 5 टाइम्स से कम हो जाएगी. प्राइस 3 टाइम्स से कम हो रही है, क्वांटिटी 3 टाइम्स से बढ़ जाएगी. अब यूनिट इलास्टिक डिमांड की एक स्ट्रॉन्ग पहचान ये है कि प्राइस कुछ भी हो जाए जब उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू सेम आएगा. रिपीट कर रहा हूं मैं कि प्राइस कुछ भी हो जाए उससे जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी आएगी जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू सेम होगा. फॉर एग्जांपल 2000 को 10 से मल्टीप्लाई करें, राइट, तो 20,000 रेवेन्यू आ रहा है और 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 20,000 रेवेन्यू आ रहा है. तो आप देख सकते हैं कि मैं जरा सा इसको साफ कर देता हूं, परेशान हो रहे होंगे अब आप. ठीक है, आप देखें जरा यहां पर कि 10 प्राइस पर क्वांटिटी है 2000, तो 10 को 2000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20,000 आ रहा है. लेकिन फिर प्राइस 20 हो गई लेकिन क्वांटिटी 1000 पे आ गई तो 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर 20,000 आ जाएगा. तो पता क्या चला कि यूनिट इलास्टिक डिमांड में क्योंकि इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में, तो रेवेन्यू ऑफ द प्रोड्यूसर जो है वो सेम रहेगा. यूनिट इलास्टिक डिमांड कर्व पर वो अपनी प्राइस को बढ़ाकर या कम कर कोई बेनिफिट नहीं ले सकता. ठीक है, आई होप कि आपको बात क्लियर हुई होगी. और यहां जरा सा एक पिछली स्लाइड पे जाके कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में और इन इलास्टिक डिमांड में प्रोड्यूसर स्ट्रांग पोजीशन में है, कंज्यूमर वीक पोजीशन में है. क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड का मतलब यह है कि कंज्यूमर को वो चीज तकरीबन लाजमी खरीदनी है, तो यहाँ प्रोड्यूसर स्ट्रांग पोजीशन में है. हमेशा परफेक्टली इनइलास्टिक और इनइलास्टिक के केस में वो प्राइस को बढ़ाना प्रेफर करेगा, क्योंकि या तो क्वांटिटी में बिल्कुल ही कोई चेंज नहीं आएगा या फिर अगर चेंज आएगा भी तो स्लाइट चेंज आएगा और एक्चुअली रेवेन्यू दोनों केसेस में बढ़ रहा होगा. ये और बात है कि इनइलास्टिक डिमांड में जितने से प्राइस बढ़ाएंगे उतने से रेवेन्यू बढ़ जाएगा सेम रेट से, जबकि इनइलास्टिक डिमांड में क्योंकि डिमांड में थोड़ी सी चेंज आ रही है इसलिए प्राइस बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ेगा तो, लेकिन सेम प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ेगा. ठीक है, फिर मैंने आपको बताया यूनिट इलास्टिक डिमांड. अब मैं आ जाता हूं इलास्टिक डिमांड पे. इलास्टिक डिमांड क्या है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज स्मॉलर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज स्मॉलर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. यानी प्राइस में चेंज छोटा है लेकिन डिमांड में बड़ा चेंज आ रहा है, यानी कि स्लाइट
change in price will create considerable change in demand. प्राइस में मामूली सा चेंज डिमांड में कंसीडरेबल चेंज ले आएगा। मिसाल के तौर पर आप ये देखें, प्राइस यहाँ 10% से बढ़ रही है। 10 से 11 पे जाने का क्या मतलब हो गया? प्राइस 10% से बढ़ रही है, लेकिन आप देखें कि क्वांटिटी उसकी वजह से 50% से गिर गई। 10% से प्राइस इंक्रीज हुई, क्वांटिटी मोर देन प्रोपोर्शनटली फॉल हो गई। ये कोई ऐसी सिचुएशन है जहां कंज्यूमर की डिमांड बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, जहां कंज्यूमर की डिमांड बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ये एक ऐसा केस है। ठीक, प्राइस जरा सी बढ़ी, क्वांटिटी बहुत ज्यादा फॉल हो गई। प्राइस जरा सी कम होगी, क्वांटिटी मोर देन प्रोपोर्शनटली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहां फिर रेवेन्यू की रिलेशनशिप क्या है? प्राइस कम करने से प्रोड्यूसर का रेवेन्यू बढ़ेगा, जबकि अगर प्रोड्यूसर गलती से प्राइस बढ़ाएगा तो उल्टा रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो ये एक बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन आ गई, जहां प्रोड्यूसर इतनी स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है, वीक पोजीशन में है, क्योंकि सारी बात है कि इलास्टिक डिमांड वही होगी जहां बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स होंगे। तो वहां पर फिर प्राइस को कम करके ही रेवेन्यू को बढ़ाया जा सकता है, ताकि क्वांटिटी मोर देन प्रोपोर्शनली बढ़ जाए। प्राइस को बढ़ाना तो वहां पर सुसाइडल होगा, क्योंकि आप प्राइस बढ़ाएंगे तो आपके कंज्यूमर्स निकल के दूसरों की तरफ स्विच ओवर हो जाएंगे। तो इलास्टिक डिमांड के केस में जो है वो मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ रहा है, और यहाँ प्राइस को बढ़ाना बेवकूफी और प्राइस को कम करना समझदारी। इलास्टिक डिमांड के केस में पीडी हमेशा ग्रेटर देन 1 माइनस 1 होगी। माइनस अगेन मैं ओमिट कर सकता हूं, जब भी 1 से वैल्यू ग्रेटर होगी तो इसका मतलब है कि डिमांड इलास्टिक है। जब भी इक्वल टू 1 होगी, -1, यूनिट इलास्टिक है। जब भी 0 होगी, परफेक्टली इनइलास्टिक। जब भी बिटवीन 0 एंड 1, इनइलास्टिक। और फिर आ जाता है हमारा ये आखिरी यूनिक केस, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहां पर आप देख सकते हैं कि डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल है। ये कोई प्राइस टेकर मार्केट है कि जहां पर जितने भी बेचने वाले हैं वो प्राइस टेकर हैं, उनका प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। राइट, ना वो प्राइस को बढ़ा सकते हैं, ना वो प्राइस को कम कर सकते हैं। प्राइस बढ़ा इसलिए नहीं सकते कि हाईली कंपैरेटिव मार्केट है, बहुत सारे बेचने वाले मौजूद हैं। अगर वो प्राइस बढ़ाएंगे तो उल्टा अपना नुकसान ही करेगा, क्योंकि कंज्यूमर्स निकल के दूसरी फर्म्स के पास चले जाएंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा सप्लायर्स मौजूद हैं, बहुत ज्यादा बेचने वाले मौजूद हैं। तो प्राइस बढ़ाना तो उसके लिए पॉसिबल नहीं। और जब इतना हाई कंपटीशन है तो प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा लो होगी, प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी बहुत ज्यादा थिन होगा, और ऐसी सूरत में प्राइस कम करना प्रोड्यूसर के अपने लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन थिन है, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हैं, प्लस छोटा सा प्रोड्यूसर है, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि प्राइस कम करके मैं कोई बहुत ज्यादा क्वांटिटी बेच लूंगा। मिसाल के तौर पर एक ठेले वाला है, उसने टमाटर जितने भी रखे हुए अपने ठेले पर, वो टमाटर ज्यादा बेचे, ज्यादा लेके आए या कम लेके आए, मार्केट सप्लाई पर और प्राइस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। और टमाटर की प्राइस सस्ता कर देने से उसके पास कोई लाइनें नहीं लग जाएंगी, और लाइनें लग भी जाएंगी तो वो उस डिमांड को मीट नहीं कर सकता। इसलिए ना उसके पास प्राइस कम करने की एबिलिटी है, ना प्राइस बढ़ाने की एबिलिटी है। एज अ रिजल्ट जो मार्केट में प्राइस चल रही है, बस वो उसी पर डिमांड फेस कर रहा है। सिर्फ डिमांड बढ़ रही है, प्राइस वही की वही, क्वांटिटी इधर बढ़ रही है माइंडेड। जब केस ये होगा तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो पीडी लाजमी इंफिनिटी आएगी, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0 है यहाँ पर। ठीक है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा, तो जब आप डिवाइड करेंगे 0 से तो पूरी फ्रैक्शन 0 हो जाएगी। तो पीडी यहां पर इंफिनिटी है। प्राइस बढ़ाएगा या प्राइस कम करेगा, दोनों सूरतों में रेवेन्यू 0 हो जाएगा। यहां उसके पास प्राइस मेकिंग एबिलिटी है ही नहीं, तो रेवेन्यू पे बात करना ही बेकार है। तो ये हमारे पास 5 केसेस हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है,
ये आगे क्यों नहीं हो रहा? एक सेकंड दीजिए मुझे जरा। अच्छा, फिर मैं आ गया। कभी कभार ये चीजें डरा देती हैं आपको कि आपकी पूरी क्लास आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और बीच में इस टाइप का सीन हो जाए तो पता चला रिकॉर्डिंग ही रोकनी पड़े और दोबारा रिकॉर्ड करना पड़े। शुक्र है आगे बढ़ गया ये। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ क्या बात हो रही है कि किस चीज की डिमांड इलास्टिक होगी या किस चीज की डिमांड इनइलास्टिक होगी, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। बहुत आसान है, साथ चलें, सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने मेंशन किया हुआ है डिग्री ऑफ नेसेसिटी। डिग्री ऑफ नेसेसिटी जितनी हाई होगी, जाहिर बात है डिमांड उतनी ही इनइलास्टिक होगी। डिग्री ऑफ नेसेसिटी हाई होने का क्या मतलब है कि आपको वो चीज लाजमी चाहिए, और जब लाजमी चाहिए तो डिमांड इनइलास्टिक है, जैसे फूड आइटम्स। लेकिन अगर डिग्री ऑफ नेसेसिटी लो है तो फिर वो चीज आपके लिए इतनी जरूरी नहीं है और आपकी डिमांड फिर इतनी इनइलास्टिक नहीं होगी, बल्कि आप उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, इसलिए डिमांड इलास्टिक होगी। दूसरे नंबर पे आ जाता है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अगर हाई होंगे, बहुत सारे होंगे, तो कंज्यूमर के पास ऑप्शन बहुत है, और जब कंज्यूमर के पास ऑप्शन है तो डिमांड इलास्टिक है। आप जरा सा उससे ज्यादा प्राइस चार्ज करने की कोशिश करेंगे, वो दूसरे सब्स्टिट्यूट्स की तरफ चला जाएगा। डिमांड इलास्टिक है, कंज्यूमर मजबूर नहीं है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट्स कम है तो जाहिर बात है कि डिमांड इनइलास्टिक होगी, क्योंकि कंज्यूमर्स के पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि अगर एक से नहीं खरीद रहे तो उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हो। नहीं, मार्केट में बहुत कम सब्स्टिट्यूट हैं जिन पर स्विच ओवर इतना ज्यादा नहीं किया जा सकता, इसलिए अगर प्रोड्यूसर हाई प्राइस मांगेगा भी तो वो देने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड इनइलास्टिक है। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स पर भी डिपेंड करेगा कि डिमांड इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा हैं तो डिमांड इलास्टिक, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स बहुत कम हैं तो डिमांड इनइलास्टिक। उसके बाद आ जाता है कि जी गुड हैबिट फॉर्मिंग है या नॉन हैबिट फॉर्मिंग। कोई ऐसी चीज है जो हैबिट फॉर्मिंग है, एडिक्टिव है, तो जाहिर बात है कि आपको वो चीज लाजमी खरीदनी है। प्रोड्यूसर स्ट्रांग पोजीशन में होगा, प्राइस हाई चार्ज करके आपको कोई भी प्राइस चार्ज कर सकता है। जबकि अगर गुड नॉन हैबिट फॉर्मिंग है तो आपकी डिमांड इलास्टिक होगी, क्योंकि आप उससे इतने एडिक्टिव नहीं है या हैबिट नहीं है आपको उसकी, आप आसानी से गिव अप कर सकते हैं, तो वहां पर डिमांड आपकी इलास्टिक होगी। फिर आ जाता है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। इस चीज को जरा समझिएगा। जब हाई प्रोपोर्शन लग रही होगी किसी चीज पर तो आपकी डिमांड सेंसिटिव हो जाएगी टू अ प्राइस चेंज। एक चीज के ऑलरेडी बहुत पैसे दे रहे हैं आप, और प्राइस मांग रहा है, वो प्राइस इंक्रीज कर रहा है, your demand would become sensitive. It would become elastic because you're already spending too much money on that good. जबकि दूसरी तरफ अगर पीईडी लोअर है तो वो इस बात का सबूत है कि सॉरी, अगर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड लो है तो ये इस बात का सबूत है कि आपके बहुत कम पैसे खर्च हो रहे हैं उसके ऊपर, और अगर थोड़ी बहुत प्राइस बढ़ती भी है तो हो सकता है यू वोंट माइंड, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ भी रही है तो आपकी इनकम की इतनी कम प्रोपोर्शन लग रही थी कि थोड़ी सी ज्यादा लगने पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यू विल स्टिल बाइंग द सेम क्वांटिटी। जबकि यहां पर अगर प्राइस ऑलरेडी हायर थी और आपकी इनकम की बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन लग रही थी तो जाहिर बात है कि आपकी डिमांड सेंसिटिव हो जाएगी। तो आपकी डिमांड इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक, वो इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड क्या है। अगर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड हाई है तो डिमांड इलास्टिक सेंसिटिव, और प्रोपोर्शन ऑफ इनकम लो लग रही है तो डिमांड इनसेंसिटिव। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ऊपर, आप थोड़ी बहुत ज्यादा प्राइस भी देने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है ना?
फिर उसके बाद आ जाता है टाइम पीरियड। शॉर्ट टर्म में क्योंकि सब्स्टिट्यूट मिलना मुश्किल है, शॉर्ट टर्म में अपनी हैबिट को चेंज करना मुश्किल है, शॉर्ट टर्म में अपने बजट को एडजस्ट करना क्योंकि मुश्किल है, इसलिए शॉर्ट टर्म में डिमांड इनइलास्टिक ही रहेगी। अगर कोई प्राइस ज्यादा भी मांग रहा है किसी चीज का तो आपको देनी पड़ेगी, डिमांड इनइलास्टिक रहेगी, यू विल स्टिल बाय ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी। लेकिन लॉन्ग रन में आप सब्स्टिट्यूट्स तलाश कर सकते हैं, अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हैं, अपने बजट को एडजस्ट कर सकते हैं, और एज अ रिजल्ट हम ये देखेंगे कि लॉन्ग रन में डिमांड कंपैरेटिवली इलास्टिक होगी, सेंसिटिव होगी। यानी शॉर्ट रन में आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, प्राइस अगर बढ़ रही है तो आप, मिसाल के तौर पर आप मोहल्ले की दुकान पर जाते हैं, कुछ मांगते हैं, आपके घर में मेहमान आए हुए हैं, कुछ खाने पीने की चीज मांगते हैं, वो अगर ज्यादा प्राइस भी मांग रहा है तो आप फिलहाल सोचेंगे कि यार बस छोड़ो, ले लो, अभी तो क्या करें, मेहमान घर पे बैठे हुए हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि आप कोई सस्ती जगह तलाश कर लेंगे और वहां जाएंगे। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में डिमांड इनइलास्टिक हो सकती है और लॉन्ग टर्म में डिमांड इलास्टिक ही होगी। फिर आ जाता है डिसीजन ऑफ बाइंग कैन बी डिलेड और नॉट डिलेड। अगर डिसीजन ऑफ बाइंग डिलेबल है तो डिमांड इलास्टिक, अगर डिलेबल है, और अगर नॉट डिलेबल है तो डिमांड इनइलास्टिक। मिसाल के तौर पे आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सिनेमा हॉल में जाकर ये नहीं बोल सकते कि यार फिल्म यहाँ देख लेते हैं, पॉपकॉर्न जो है ये 400 450 रुपए की बकेट दे रहे हैं, यही पॉपकॉर्न केडी मार्केट में 100 रुपए के मिल जाएंगे, तो पॉपकॉर्न यहाँ से नहीं खाते, पॉपकॉर्न वहां से खा लेंगे। आपको लगता है कि वो गर्लफ्रेंड आपकी फ्यूचर में भी गर्लफ्रेंड रहेगी? ऐसे की सिचुएशन नहीं रहेगी। तो अगर डिलेबल नहीं है डिसीजन, आपने लाजमी उसी चीज उसी वक्त खरीदनी है वो चीज, तो आपकी डिमांड इनइलास्टिक एंड प्रोड्यूसर वुड बी इन अ स्ट्रांग पोजीशन। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है कि आप डिले कर सकते हैं तो वहां पर फिर आप, टाइम पीरियड आपको ज्यादा मिल रहा है और डिमांड इलास्टिक हो। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स, नहीं दो फैक्टर्स और भी हैं, सॉरी, नंबर ऑफ यूजर्स। जितना ज्यादा यूज किसी चीज का होगा उतनी डिमांड इनइलास्टिक होगी। मिसाल के तौर पे मोबाइल फोन के यूजर्स बहुत, बात करने काम भी आ रहा है, मैसेज के काम भी आ रहा है, गेमिंग के काम भी आ रहा है, सोशली कॉन्ट्रैक्ट रखने के काम भी आ रहा है, इसलिए उसकी डिमांड इनइलास्टिक है और प्राइसेस हाई। जबकि अगर कोई चीज उसका कोई एक दो यूज ही होंगे तो जाहिर बात है कि फिर वो इतनी यूजफुल चीज नहीं होगी, इतनी इसेंशियल चीज नहीं होगी, और उसकी डिमांड कंपैरेटिवली इलास्टिक होगी। तो किसी प्रोडक्ट के कितने ज्यादा यूजर्स हैं, जितने ज्यादा फंक्शंस हैं उतनी डिमांड इलास्टिक, और जितने कम फंक्शंस हैं उतनी डिमांड इलास्टिक। और आखिर में आ जाता है ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी जहां है वहां डिमांड इनइलास्टिक, जहां ब्रांड लॉयल्टी नहीं है वहां डिमांड इलास्टिक। ठीक है, अक्सर कपड़ों के मामले में, जूतों के मामले में हम बाज ब्रांड से क्या कहते हैं, लॉयल होते हैं, राइट, और वो कितना ही महंगा बेच रहे हो फिर हम खरीद रहे होते हैं, हमारी डिमांड इनइलास्टिक होती है। जबकि अगर अनब्रांडेड चीज है और आपकी वहां ब्रांड लॉयल्टी नहीं लगी हुई, आप वहां से उस ब्रांड से लॉयल नहीं है, तो डिमांड इलास्टिक, प्राइस बढ़ेगी, आप उसको खरीदना छोड़ देंगे, राइट। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी के फैक्टर्स को देखते हैं। वो आपको क्वेश्चन दे सकता है कोई गुड देके कि डिस्कस द फैक्टर्स व्हिच विल इन्फ्लुएंस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे एएस लेवल में एक सवाल आया था कि डिस्कस वेदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मोबाइल फोन्स इन योर कंट्री इज इलास्टिक, तो उनको उस जवाब को इन्हीं फैक्टर्स को लेके जवाब देना था, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा आज, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इससे अगले लेसन के साथ इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जहां जहां समझ में ना आए रोक कर दोबारा सुने। रिविजन इज द की टू सक्सेस।